अभी कम हमने जो है एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट कर लिया है। ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। नाउ वी कम टू हीट बजट। अब अर्थ जो है उसकी मेन एनर्जी सोर्स सन है, राइट। हमने देखा कि सन के शॉर्ट वेव रेडिएशन को अर्थ एब्सॉर्ब कर रही है एंड उसके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से उसको एमिट करती है। अगर इस तरह से अगर अर्थ जो है वो एमिट नहीं करती और सिर्फ एब्सॉर्ब करती रहती तो अर्थ आज एक फायरबॉल बन जाता, राइट। लेकिन अर्थ जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन लेती भी है और रिफ्लेक्ट भी कर देती है। अगर इस तरह से सारी अमाउंट में सन से अर्थ एनर्जी ले लेती है और सारी एनर्जी डिफ्लेक्ट कर देगी तो अर्थ एकदम से ठंडी हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू स्नोबॉल। तो फिर अर्थ जो है अपना हीट, हमारा जो एटमोसफियर है, एवरेज एटमोसफियर 15 डिग्री सेल्सियस कई एजेस से जो है वो मेंटेन रहा है, तो वो अर्थ कैसे मेंटेन करती है। तो अर्थ इस तरह की हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिफ्लेक्शन को जिस तरह से मेंटेन करती है उसे अर्थ का हीट बजट कहते हैं। उसमें रीजन ये है कि अर्थ जो है सन के शॉर्टवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और सारे रेडिएशन को जो बैक रेडिएट भी करती है। बट हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन इसलिए होता है क्योंकि इस एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम लैग होता है। अर्थ जो है एब्जॉर्ब करती है, काफी टाइम तक उसे स्टोर करती रहती है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करती है। तो इस साइकिल की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। हीट बजट यानी हीट में इनकमिंग हमारा कहां से आता है। इस फिगर की जो न्यूमेरिक्स है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। हमें ये जो न्यूमेरिकल्स है वो याद रखने हैं, राइट, बिकॉज इट्स सिंप्लीफाइड फॉर द जीएस। हमारे सन पे से जो एनर्जी आ रही है, सपोज वो 100 यूनिट में है, तो उसमें से 35% एनर्जी जब यहाँ से अर्थ पे आती है तब 35% एनर्जी को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उसमें से 15% एनर्जी जो है हमारे क्लाउड कवर्स होते हैं, वो क्लाउड जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं बैक टू स्पेस। फिर उससे रिमेनिंग जो 50% एनर्जी बचती है वही सिर्फ अर्थ के सरफेस तक आती है। अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, राइट, कुछ टाइम तक एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से उसे आउटगोइंग या वापस स्पेस में भेजती है। अब अर्थ के पास है अराउंड 50 और उस 50 में से जब अर्थ रेडिएट बैक करती है 20% एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन में चली जाती है। यानी कि अर्थ के यहाँ हमारे एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनको इवोपरेशन करने में वो 20% जो एनर्जी वो चली जाती है। 10% एनर्जी चली जाती है सेंसिबल हीट को देने में। यानी सेंसिबल हीट यानी कि जो गर्म हमारा लेयर जो है रेडिएशन पास हो रहा है वो जो पूरे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा, तो उस लेटेंट हीट सेंसिबल हीट में 10% एनर्जी चली जाएगी। उसके बाद की 15% एनर्जी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं और रिमेनिंग सिर्फ 5% एनर्जी जो है स्पेस में वापस जाती है। तो दिस इज द एंटायर हीट बजट ऑफ द अर्थ। उसे सिमिलर एक कंसेप्ट है जिसे अल्बेडो कहते हैं। अल्बेडो यानी कि सन जितनी अमाउंट में जो है सनरेज या एंड हीट जो है हमें अर्थ पे देता है, कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा सरफेस है वो उस आने वाली हीट का कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट करता है, उसे उसका अल्बेडो कहते हैं, राइट। यानी कि अर्थ का एवरेज अल्बेडो 35% है, तो अर्थ जो है 35% हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, 65% को एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से हम अलग अलग सरफेस का अगर हम अल्बेडो निकालें तो लोवेस्ट अल्बेडो डार्क सॉइल का होता है। यानी कि डार्क सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो है लोवेस्ट सबसे कम रिफ्लेक्शन देगी, सबसे ज्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करेगी। उसी तरह के हम स्नोफॉल देखें तो उसका हाईएस्ट अल्बेडो रहता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा, सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा। कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे सरफेसेस इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। इट्स गिवन इन दी सविंदर सिंह। सपोज फ्रेश स्नो है, उसका अल्बेडो होता है सबसे हाईएस्ट 80 to 90%। यानी कि अर्थ पे अगर सनरेज में अगर 100 यूनिट अगर स्नोफॉल पे आ रहा है तो उसमें से 80 to 90% वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, सिर्फ 10 to 20% उसे एब्जॉर्ब करेगा। और इसीलिए अगर हम देखते हैं कि किसी स्नो रीजन में हम चलते हैं, राइट, हाई अल्टीट्यूड पे या पोलर रीजन में,
तो अगर उस रीजन में पूरी जगह पर स्नो अगर फैला हुआ है तो हमें सन ग्लासेस पहनने पड़ता है, राइट, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई रिफ्लेक्शन ऑफ द सन वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो सन स्नोफॉल जहाँ पे होता है, फ्रेश स्नो जहाँ पे होता है, वो सबसे ज्यादा जो है वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज्यादा अल्बेडो रहता है। उससे कम अल्बेडो जो है वो डेजर्ट का होता है, 35 to 45%, यानी कि 30 to 45% जो है वो डेजर्ट सनराइज को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन उससे बाद आते हैं ग्रासेस, 26 डिग्री उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। क्रॉप्स सिर्फ 15% रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और सबसे कम अल्बेडो हमारे ब्रिक कॉन्क्रीट जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं उनका होता है, यानी कि सिर्फ सनराइज में से 10 to 20% वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। 90 to 80% हम हीट जो है वो हमारे ब्रिक स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। और इसकी वजह से हमारे जो ब्रिक कॉन्क्रीट से बने हमारे सिटीज हैं वो हीट आइलैंड बन जाते हैं, राइट, इन द समर सीजन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अल्बेडो पे यूपीएससी प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट यानी कि अल्बेडो, राइट। तो किसका अल्बेडो सबसे ज्यादा है इन 4 सरफेसेस में से? सैंडी डेजर्ट, पेडी क्रॉप्स, लैंड कवर विथ फ्रेश स्नो या प्रेरी लैंड। ऑब्वियसली हमने देखा कि फ्रेश स्नो इज द हाईएस्ट अल्बेडो, सबसे हाईएस्ट उसमें रिफ्लेक्शन होता है, राइट। नाउ वी कम टू वेरी कोर क्लाइमेटोलॉजी, अ वेरी बेसिक क्लाइमेटोलॉजी की। सबसे पहले अगर हम ये कंसेप्ट समझेंगे तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी काफी इजीली हम समझ पाएंगे, और यह है मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर जो है 2 तरीके से 2 डायरेक्शन में मूव करती है। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड सेकंड इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी एयर जो है हाई प्रेशर अगर किसी रीजन में है और किसी रीजन पे लो प्रेशर है तो एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करेगी। और इसी तरह का अर्थ का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके के मूवमेंट को एडवेक्शन कहते हैं। अर्थ पे एयर जो है वर्टिकली मूव करती है। कैसे कि अगर किसी रीजन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो ग्राउंड बहुत ही ज्यादा हीटेड हो जाता है, उसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी इसकी वजह से, इमीडिएट कांटेक्ट की वजह से। और वो एयर, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, हीट होने की वजह से एक्सपैंड होती है। और जब भी एयर एक्सपैंड होती है वो हल्की हो जाती है सराउंडिंग रीजन से और वो ऊपर मूव करती है। हमें एग्जाम्पल में तौर पे दे सकती हूँ कि हम जो हॉट एयर बलून्स खरीदते हैं, राइट, जो किड्स खरीदते हैं, वो बलून अगर हम हाथ में रखते हैं फिर उसे अगर हम छोड़ देते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, राइट। और उसके बाद रीजन यही होता है कि हॉट एयर बलून के अंदर की जो एयर है वो काफी सुपर हीटेड होती है सराउंडिंग एयर की कंपैरिजन में, और वो एयर हमारी एयर सराउंडिंग एयर की कंपेयर में ज्यादा हल्की होती है। और इसकी वजह से वो जो बलून है वो इस तरह से ऊपर जो है वो राइज करता है। तो इस तरह की एयर की वर्टिकल मूवमेंट को हम कन्वेक्शन कहेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एडवेक्शन, वर्टिकल मूवमेंट कन्वेक्शन। अब ये जो वर्टिकल मूवमेंट होती है एयर की, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह कोई ग्राउंड है बहुत ही ज्यादा सुपर हीटेड हो चुका है, राइट, उसमें उसकी ऊपर की जो एयर है वो भी बहुत ही ज्यादा हीट हो चुकी है और एक्सपैंड हो रही है, हल्की हो गई है, सराउंडिंग रीजन से वो हल्की होने की वजह से ऊपर राइज करती है। लेकिन अगर ऐसी राइज होने वाली एयर अगर ज्यादा वार्म है, उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तो उसके टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने की वजह से टेम्परेचर कम मिलता है, वो ठंडी होती जाएगी, राइट। और ऐसी ठंडी होने वाली एयर जो है वो इवापोरेट करेगी, उसे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन रिलीज करते हैं, ऐसा कहते हैं। और इस लेटेंट हीट की वजह से उस एयर पैकेट का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा, यानी उसको वो पैकेट और भी ज्यादा सराउंडिंग एयर से और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, और भी ज्यादा हल्का हो जाएगा, और वो एयर ऊपर से ऊपर जो है वो राइज कर पाएगी। जैसे ही एयर का टेम्परेचर सराउंडिंग रीजन से कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो सराउंडिंग रीजन से ठंडी हो जाएगी, तो वो सराउंडिंग रीजन से ज्यादा हैवी बन जाएगी, और तब वो एयर है वो जब नीचे आ जाएगी, राइट, तब एयर का डिसेंडिंग होगा। जो एयर वार्म होती है उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, और ऐसी मॉइस्चर वाली एयर ऊपर जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बनाएगी और उसे ज्यादा हाइट कवर कर पाएगी, राइट। तो ऐसी एयर जब ज्यादा हाइट कवर करके ऊपर पहुंचती है, उसका बहुत ही ज्यादा उसके मॉइस्चर का कंडेंसेशन होता है, तब वो क्लाउड्स क्रिएट करती है। और जब भी इस तरह के क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, रेनफॉल आती है, तो
इन सारी प्रोसेस को वार्म एयर और मॉइस्ट एयर का ऊपर जाना, उसका कंडेंसेशन होना, क्लाउड्स होना, रेनफॉल आना, इस पूरी सिचुएशन को क्लाइमेटोलॉजी में इंस्टेबिलिटी कहते हैं, राइट। रेनफॉल आना पूरी इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करती है। लेकिन जो एयर है अगर नीचे आ रही है, यानी कि कोई एयर ऊपर जा रही है लेकिन उसका टेम्परेचर सराउंडिंग रीजन से बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, एक लेवल पर आके, एक हाइट पर आके, तब वो जो है उस सराउंडिंग रीजन से ज्यादा हैवी हो जाएगी और नीचे सिंक करेगी या डिसेंड करेगी। अब ऐसी एयर जो होती है वो यहाँ पे नीचे स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, राइट। वो कभी ऊपर जाके जो है क्लाउड क्रिएट नहीं कर पाती, रेनफॉल क्रिएट नहीं कर पाती। तो इस तरह की जो डिसेंडिंग एयर की मूवमेंट होती है उससे हम स्टेबिलिटी कंडीशन कहते हैं। और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। सपोज ये रीजन सुपर हीटेड हो चुका है, एयर उसके ऊपर के जो इमीडिएट कांटेक्ट में है वो गर्म हो गई है, एक्सपांड हो गई है, सराउंडिंग रीजन से हल्की हो गई है, वो एयर पैकेट धीरे धीरे इस तरह ऊपर जाएगा। तभी तक वो इस हाइट तक ऊपर जाएगा जब तक उस खुद एयर पैकेट का टेम्परेचर सराउंडिंग रीजन से ज्यादा होगा, राइट। तभी तक एयर जो है ऊपर तक राइज कर पाएगी। जैसे ही उसका टेम्परेचर सराउंडिंग रीजन से कम हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एयर के ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए यहाँ सराउंडिंग रीजन से सारी एयर जो है इस रीजन में आने की कोशिश करेगी, राइट। और इस रीजन में वैसे तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट आनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स वो इस तरह की स्पाइरल मूवमेंट जो है क्रिएट करती है। और इस रीजन को इससे कहते हैं लो प्रेशर रीजन, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है ऊपर मूव हो गए और यहाँ पे जो है काफी एयर जो है वो रेरिफाइड हो गए, बहुत ही कम एयर के मॉलिक्यूल्स बचे हैं, राइट। तो इस तरह के लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है। एयर ऊपर जाती है, एयर ऊपर जाने के बाद एक हाइट के बाद उसके एयर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स क्रिएट हो गए, राइट। यहाँ पे पहुंचने के बाद बहुत सारी एयर ऊपर पहुंच जाएगी, वो एयर इकट्ठा होगी, राइट। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ये एयर अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी, बाहर फैलती जाएगी, राइट। ये जो सिचुएशन होती है वो हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ से एयर जो है जब ऊपर जाते हैं यहाँ पे रेरिफाइड होती है एयर का वॉल्यूम कम होता है, यहाँ पे बहुत सारी एयर जो है इकट्ठी होती रहती है, उसका मॉलिक्यूल जो बहुत ही नजदीक क्लोजली स्पेस्ड होता है, तो वो हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम ऊपर जाके डाइवर्जेंस होता है, हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है, राइट। ऐसी एयर जो डाइवर्ज होती है वो सराउंडिंग किसी रीजन में जाती है जहाँ पे सिंकिंग ऑफ द एयर हो रहा है, डिसेंडिंग एयर हो रही है, यानी कि यहाँ पे एयर आती डिसेंड हो जाती है, यहाँ पे रेरिफाइड वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगी और एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगी, एयर जो है डिसेंड करेगी और डिसेंड होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी एयर इकट्ठा होगी, उसके वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड हो गए और ये हर एक डायरेक्शन में डाइवर्जेंस होगा और ये हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगी, राइट। ऐसी लो प्रेशर सिस्टम को साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं और इस तरह की डाइवर्जिंग एयर जहां पर होती है हाई प्रेशर सिस्टम में उसे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं, राइट। तो लो प्रेशर सिस्टम एयर का गर्म होके ऊपर जाना, तो नीचे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगी, ऊपर हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है। अगर कोई डिसेंडिंग एयर है तो नीचे हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो पैदा करेगी, ऊपर हमेशा उसका लो प्रेशर कंडीशन, राइट। अगर इस तरह की एयर जो है वो ऊपर जा रही है, राइट, कन्वेक्शनल जिसे हमने कहा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर, इस तरह की एयर जो है वर्टिकली कन्वेक्शन मूवमेंट से ऊपर जा रही है, तो एक रेट होता है जिससे हम उसका फाइंड कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। इसे एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, यानी कि कोई भी एयर पैकेट 1 किलोमीटर कवर करने के बाद उसके टेम्परेचर में कितना डिक्रीज होगा, राइट। नॉर्मली एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड में अलग अलग रीजन में एयर पैकेट्स के बहुत ही अलग अलग एडियाबेटिक लैप्स रेट होते हैं, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन एक एवरेज एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है एज्यूम किया गया है एंड दैट इज 6.4 डिग्री पर किलोमीटर। इसका मतलब यह कि अगर सपोज कोई नॉर्मल एयर पैकेट है वो अगर राइज करती है तो 1 किलोमीटर के बाद उसके टेम्परेचर में 6.4 डिग्री कम हो जाए, राइट। और इस तरह से जितने किलोमीटर वो कवर करेंगी उसके खुद के टेम्परेचर में से 6.4 डिग्री कम होते होते जाए। तो इस तरह का जो रेट है उसे एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है। अगर वो एयर का पैकेट बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट है तो क्या होगा कि जो मॉइस्ट एयर है, मैंने जैसे कहा कि वो ऊपर जाएगी
ठंडी होगी तब लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन देगी, तो उसकी वजह से उसे और भी हीट मिलेगी और फिर भी जो है आगे ऊपर जा पाएगी। तो इस तरह की जो वेट एयर होती है, मॉइस्ट एयर होती है, वो बहुत ही जल्दी इस तरह से ठंडी नहीं हो पाती। जैसे भी हाइट बढ़ती है उनको हीट मिलती रहती है और वो उनका जो टेम्परेचर कम होने का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है, राइट। तो इसी के लिए जो मॉइस्ट एयर पैकेट होते हैं उनका वेट एडियाबेटिक रेट या सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट जो होता है वो 6.4 डिग्री से कम अराउंड 4 डिग्री पर किलोमीटर होता है। यानी कि वेट एयर अगर सरफेस से ऊपर जा रही है तो 1 किलोमीटर कवर करने के बाद उस एयर पैकेट का टेम्परेचर से 4 डिग्री कम होगा, राइट। और फिर 1 किलोमीटर करने के बाद और 4 डिग्री कम होगा। तो इस तरीके की वेट एयर जो होती है उसका जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है उसे वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट या सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। अगर ऐसी ही एयर जो ऊपर जा रही है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, मतलब नॉर्मल एयर से भी उसमें मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा कम है, तो क्या होगा कि ऐसी एयर जब ऊपर जाएगी तो उसके अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन से जो हीट होगी वो बहुत ही ज्यादा नील होगी, ऑलमोस्ट नील। तो उससे क्या होगा कि वो एयर जैसे ऊपर जाएगी बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी जो ड्राई एयर होता है उसका लैप्स रेट जो है बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि 1 किलोमीटर कवर करने के बाद ही वो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी। उनका रेट अराउंड 10 डिग्री पर किलोमीटर होता है, मोर देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, राइट। यानी 1 किलोमीटर के बाद वो ड्राई एयर उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री जो है वो कम हो जाएगा और किलोमीटर करने के बाद और 10 डिग्री उसमें कम हो जाएगा। तो इस तरीके के ड्राई एयर का जो लैप्स रेट है उसे ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। इन तीनों एयर यानी नॉर्मल एयर, एक वेट एयर और एक ड्राई एयर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 3 तरह की सिचुएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एक होती है कंडीशनल स्टेबिलिटी, दूसरी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और तीसरी एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। कंडीशनल स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट है 6.4 डिग्री, राइट, वो बीच में रहता है। और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है हमेशा नॉर्मल एडियाबेटिक से कम होगा और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। यानी कि वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी वेट एयर जो है उसका लैप्स रेट इतना है कि वो ऊपर जाके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो नॉर्मल 6.4 है उससे जो है ज्यादा है 10 डिग्री, इसलिए ड्राई एयर जो है हमेशा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। तो इसकी वजह से वेट जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, इसलिए इस सिचुएशन को कंडीशनल जो है इंस्टेबिलिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, इसमें ये होता है कि हमारे जो नॉर्मल लैप्स रेट है यानी एयर जिस रेट से ऊपर जाती है और ठंडी होती है, राइट, वो जो है वेट और ड्राई रेट दोनों से ही कम है, राइट। इसके मतलब ये है कि वेट और ड्राई नॉर्मल लैप्स रेट से भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, या फिर वो मॉइस्ट हो या ड्राई हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एयर जो है राइज ही नहीं कर पाएगी कुछ हाइट तक, और ज्यादा हाइट तक वो राइज नहीं कर पाएगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, रेनफॉल नहीं होगा। तो इस वजह से वो सिचुएशन पूरी स्टेबिलिटी की हो जाती है। तो इसीलिए जब नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट से वेट और ड्राई दोनों ही जो है ज्यादा होते हैं तो वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन जो क्रिएट होती है। तीसरी कंडीशन होती है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कंडीशन, यानी कि हमारा जो नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट है उससे वेट और ड्राई दोनों ही कम है, यानी कि वेट और ड्राई दोनों ही एयर पैकेट जितनी ऊपर जाएगी उतनी उसको हीट मिलती जाएगी, एंड दे कैन राइज एट वेरी ग्रेट हाइट्स, राइट। तो उसकी वजह से ये सिचुएशन होती है हमेशा इंस्टेबिलिटी करती है, ड्राई हो या वेट हो, इट विल क्रिएट एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी कंडीशन। तो ये 3 कंडीशंस बनती है। और एक कंसेप्ट है छोटा सा टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली हमने ट्रोपोस्फीयर में देखा कि जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, राइट। जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट जैसी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने की जगह अगर ज्यादा हो गया तो उस सिचुएशन को ट्रोपोस्फीयर में ही ये सिचुएशन बनती है, तो उस सिचुएशन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, राइट। ऐसा कब कब जगह पे हो सकता है, राइट। उसके एग्जाम्पल्स मैंने स्ट्रेटोस्फीयर में समझा था ट्रोपोपॉज के बारे में कि वहां पे वर्टिकल एयर की मूवमेंट नहीं हो पाती। उसका रीजन ये है, ट्रोपोस्फीयर में से एयर जो है वो ऊपर आती है, राइट, वो ट्रोपोपॉज तक पहुंच पाती है। अगर वो बहुत ही वार्म मॉइस्ट एयर है, नीचे से सुपर हीटेड हुई है, और वो जैसे ऊपर आएगी लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन उसे मिलती जाएगी, हीट मिलती जाएगी, और वो जब तक सराउंडिंग रीजन से गर्म है वो ऊपर आती जाएगी।
ऐसी एयर जो है वो ट्रोपोपॉज तक पहुंच सकती है, राइट। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर पैकेट ट्रोपोपॉज को कवर करने के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, वो एयर पैकेट महसूस करता है कि उसके खुद के टेम्परेचर से सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, राइट। क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है ऊपर से ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इसकी वजह से वो एयर देखता है कि सराउंडिंग रीजन से वो ठंडा है और वो जो है डेंस हो जाएगा सराउंडिंग रीजन से, क्योंकि वो ठंडा है। और ऐसे डेंस एयर हमेशा ट्रोपोपॉज के बाद नीचे डिसेंड करती है, यानी कि हमारे ट्रोपोस्फीयर की एयर ट्रोपोपॉज तक पहुंचती है, लेकिन उसको जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करती है टेम्परेचर ज्यादा मिलता है और नीचे सिंक कर जाती है, डिसेंडिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे लोअर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पे इसलिए वर्टिकल एयर मूवमेंट कहीं कभी भी पाई नहीं जाती, राइट। तो इस सिचुएशन को भी टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। हमारा जो ट्रोपोपॉज है वो टेम्परेचर इन्वर्जन बनता है, क्योंकि यहाँ से ट्रोपोपॉज को क्रॉस करने के बाद हाइट के साथ टेम्परेचर कम होने की जगह बढ़ता जाता है। और दूसरी जगह पे टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे बन सकता है? फुल विंटर नाइट्स। हमारे जब विंटर सीजन में अगर हम ग्राउंड को देखें तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा नाइट्स टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में अर्थ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एमिट करती है और उसकी वजह से नाइट में हमारा जो ग्राउंड होता है लैंड में वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ग्राउंड ठंडा हो गया तो उसके ऊपर का इमीडिएट एयर का जो लेयर है वो भी ठंडा हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो सडन फॉल इन द टेम्परेचर आ रहा है कि ग्राउंड जो अचानक से ठंडा हो रहा है और उसकी वजह से उसके ऊपर के जो लेयर को वो ठंडा कर रहा है, राइट। लेकिन उसके ऊपर का लेयर तो एज इट इज जो टेम्परेचर होगा वही रहेगा, राइट। इससे तो कंपेरेटिवली वो वार्मर ही रहेगा, राइट। ये लेयर अचानक से ठंडा हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन बनेगी कि इस ग्राउंड से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होने की जगह हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये सिचुएशन को भी टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तीसरी सिचुएशन बनती है इन वेली इन्वर्जन। हिली रीजन जो होते हैं उनमें टॉप और वेली के टेम्परेचर में हमेशा डिफरेंस रहता है। वेली रीजन में अगर विंटर सीजन होता है तो उनका जो टॉप होता है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर टू वेली। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप की एयर जो ठंडी हो गई है, डेंस हो गई है, वो वेली की तरफ यहाँ नीचे इस तरह से वो जो है गशिंगली डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, राइट। और यहाँ पे जो वेली के अराउंड सराउंडिंग जो थोड़ी सी यहाँ से कंपेरेटिवली गर्म एयर है उसे अपलिफ्ट करके यहाँ पे रख देगी और खुद जो है यहाँ पे ठंडी एयर जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से भी ये होगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर की हाइट से अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं टेम्परेचर हमें कम होने की जगह ज्यादा मिलता है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ऊपर जाते हैं 8 डिग्री 10 डिग्री अगेन 4 डिग्री। तो ये सिचुएशन भी टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेली रीजन में इस तरह के चिल्ड कोल्ड विंड इस तरह के बहुत जो है डिसेंड करता है, इसलिए वेली रीजन में जो लोग रहते हैं हैबिटेशन होता है उनको बहुत ही ज्यादा चिलिंग इफेक्ट आती है, राइट। और यहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं वो भी फ्रोस्ट कंडीशन महसूस करते हैं। फ्रोस्ट यानी प्लांट्स के अराउंड जो है बर्फ जम जाती है और क्रॉप्स जो है पूरे डैमेज हो जाते हैं इस सिचुएशन की वजह से। तो वेली इन्वर्जन में भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है इस तरह से। टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं? फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। हमने ओशन करंट में देखा था कि जहाँ पे वार्म करंट और जो कोल्ड करंट मिल रहा है वहां पे हमेशा फॉग कंडीशन क्रिएट होती है। यहाँ पे हमने देखा कि वार्म एयर का जो लेयर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा इन द विंटर सीजन, ये जो कोल्ड एयर है उसके ऊपर वार्म एयर है। यहाँ पे इस एयर की ये जो बॉटम लेयर है वो अचानक से ठंडी हो गई। इसकी वजह से जो वार्मर एयर है उसकी जो भी बॉर्डर कूलर एयर के कांटेक्ट में है उस वार्मर एयर के जो मॉलिक्यूल्स वो ठंडे हो जाएंगे, कंडेंसेशन उसका हो जाएगा, राइट। और उसकी वजह से वो कंडेंसेशन कहलाएगा फॉग, राइट। तो इस तरह से वार्म और कोल्ड जो एयर है उसके मर्जिंग या उनके मीटिंग पॉइंट पे कंडेंसेशन होता है और फॉग क्रिएट होता है। फॉग हमेशा जहाँ पे क्रिएट होता है विजिबिलिटी जो है उसकी रिड्यूस हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में काफी दिक्कत आती है, राइट। और टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे हमने कहा फ्रोस्ट क्रिएट होता है वेली इन्वर्जन में। जो वाटर मॉइस्चर जो होती है वो अगर किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उस वाटर वेपर का सीधा ही आइस क्रिस्टल में कन्वर्जन हो जाता है, राइट। और इस तरह के पूरे जो क्रॉप्स है उनमें वो बर्फ जम जाती है, दे ऑल डाइड।
तो इस तरह के फ्रोस्ट जो होते हैं वो क्रॉप्स के लिए डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। प्लस टेम्परेचर इन्वर्जन हमेशा स्टेबिलिटी क्रिएट कंडीशन करती है, राइट। हमने यहाँ पे देखा कि अगर एयर पार्सल को अगर ऊपर जाना है, राइट, तो उसके सराउंडिंग रीजन से उसका एयर पैकेट का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। सपोज इस रीजन का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, अगर कोई एयर पैकेट का टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री है तो यहाँ से ऊपर जो है राइज कर पाएगी, क्योंकि वो सराउंडिंग रीजन से हल्की है। लेकिन वो जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगी, वो देखिएगी कि यहाँ पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, यानी खुद का 5 एंड 6 डिग्री, सराउंडिंग का 8 डिग्री, यानी सराउंडिंग से वो ठंडी है, ज्यादा हैवी है, और फिर वो नीचे यहाँ पर जड़ से डिसेंड कर लेगी। तो इस तरह से जो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन होती है, वहां पे एयर जो है वो राइज नहीं कर पाती, सीधा ही नीचे डिसेंड करती रहती है। और डिसेंडिंग सिचुएशन मैंने कहा था स्टेबिलिटी कंडीशन, रेनफॉल नहीं होता वहां पे, राइट। तो रेनफॉल को वो हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पे रेनफॉल की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। तो दिस आर द इम्प्लीकेशन और टेम्परेचर इन्वर्जन। फॉग क्रिएट कंडीशन हो सकती है, फ्रोस्ट हो सकते हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी यानी रेनफॉल कम आता है, राइट, इस रीजन में। मेंस 2013 में इस पे से क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेट्रियोलॉजी। हम बताएंगे डेफिनेशन में कि जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन में टेम्परेचर विथ हाइट जो है कम होना चाहिए, बट जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होने की जगह ज्यादा होता है, उसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट द वेदर एंड हैबिटेंट्स ऑफ द प्लेस, राइट। फॉग क्रिएट होता है, फॉग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। इवन जो फ्रोस्ट क्रिएट होती है, उसके फ्रोस्ट में हमने देखा कि किस तरह से क्रॉप्स डैमेज होते हैं, राइट, चिलिंग इफेक्ट आती है। तो ये तरह के इवन स्टेबिलिटी कंडीशन, तो ये सारे चीज हम वेदर एंड अफेक्ट द वेदर एंड हैबिटेंट्स ऑफ द प्लेस के पोर्शन में लिखेंगे। जस्ट 5 मार्कर, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एक चीज जब मैंने फ्रोस्ट की बात की तो मैं समझाना चाहती हूँ, जब भी एयर जो है वार्म मॉइस्ट एयर अगर वो ऊपर जाती है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, ज्यादा मॉइस्चर है, वो ऊपर जाएगी, उस मॉइस्चर का कंडेंसेशन होगा। तो उस हाइट पे अगर इस तरह के का कंडेंसेशन होता है तो हमें वो जो फीचर बनता है उसे क्लाउड्स कहते हैं। लेकिन ऐसा ही कंडेंसेशन अगर लोअर हाइट पे बनता है, एयर मॉलिक्यूल्स का जो कंडेंसेशन लोअर हाइट पे बनता है, तो इसे हम फॉग कहते हैं। अगर इस तरह के कि हमारी वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है, राइट, वो विंटर सीजन में किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है और उस वेपर का वाटर में कन्वर्जन हो जाता है बिकॉज ऑफ वो मीटिंग ऑफ दिस कोल्ड सरफेस, तो उसे हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। लेकिन ऐसे ही वाटर वेपर बहुत ही सुपरली मतलब कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वापर जो वाटर वेपर है उसका पानी और सीधा ही आइस क्रिस्टल में कन्वर्जन हो जाता है, तो फ्रोस्ट कहलाती है, राइट। मतलब वो जो सरफेस होगा वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से इतना ही ठंडा होगा, और वो वाटर वेपर उस इतने ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो फ्रोस्ट क्रिएट करेगी, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड, फॉग, ड्यू ड्रॉप्स एंड फ्रोस्ट। फॉग की बात चली है तो पहले देख लेते हैं कि फॉग जो है 3 कंडीशंस पे बनते हैं। सबसे पहले एडवेक्शन, यानी कि कोल्ड एयर जो है उसके ऊपर अगर वार्म एयर इस तरह से पास हो जाती है, तो वार्म एयर का जो बॉटम लेयर है जो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है, वो लेयर जो है वो कंडेंस हो जाएगा लो हाइट पे और फॉग क्रिएट होगा। रेडिएशन, जैसे हमने देखा विंटर सीजन में एयर जो है मूव नहीं करती, स्टैग्नेंट होती है, लेकिन ग्राउंड अचानक से ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से ऊपर का जो उसका इमीडिएट लेयर है वो ठंडा हो जाता है, और उसकी वजह से उस ठंडे लेयर की ऊपर की लेयर की बॉटम लेयर जो ठंडे लेयर के कांटेक्ट में उसका कंडेंसेशन होगा और वो फॉग क्रिएट करती है। तो उस तरह से जो फॉग क्रिएट होती है वो रेडिएशन के प्रोसेस से बनती है। थर्ड हमने ओशन करंट में देखा था, जहां पे भी वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं वहां पे फॉग क्रिएट होता है, राइट, क्योंकि वार्म करंट जो होती है उसके ऊपर की एयर वार्म होती है, कोल्ड करंट के ऊपर की एयर कोल्ड होती है, उनके मीटिंग पॉइंट पे जो है कंडेंसेशन होता है और फॉग क्रिएट होता है, राइट। हमने देखे थे काफी सारे रीजन्स, न्यू फाउंडलैंड इन कनाडा, जापानीज कोस्ट, पेरुवियन कोस्ट, जहां पे इस तरह की, नॉट इन द पेरुवियन कोस्ट बट इन बाहिया ब्लांका इन ब्राजील, वहां पे इस तरह की फॉग कंडीशन जो है क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द ओशनिक करंट्स। फॉग के 4 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विजिबिलिटी, यानी कि फॉग का टाइप अगर मिस्ट है तो उसकी विजिबिलिटी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। जैसे वो हेज होगा उसकी विजिबिलिटी कम होती जाएगी,
फॉग में और भी विजिबिलिटी जो है कम होगी और स्मोक में सबसे कम होगी, राइट. फ्रॉम मीज टू स्मोक विजिबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड. एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है स्मोक, तो हम इसके बारे में जानते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मोक. फॉग जो होता है या किसी भी कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, तो उसके लिए से कोई भी पार्टिकल या न्यूक्लियस चाहिए होता है, उसके अराउंड ही वाटर वेपर का जो है कंडेंसेशन होता है, चाहे वो क्लाउड्स हो या चाहे वो फॉग. तो अगर इस तरीके का फॉग यानी कि वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंसेशन किसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड होता है तो उसे फॉग कहते हैं. लेकिन इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंसेशन किसी पॉल्यूटेंट के पार्टिकल के अराउंड होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके वजह से जो होता है उसे स्मोक कहते हैं, राइट. फॉग प्लस स्मोक. फॉग सिर्फ विजिबिलिटी रिड्यूस करता है, उससे क्रॉप्स को भी डैमेजिंग इफेक्ट होती है. बट स्मोक जो है वो विजिबिलिटी तो काफी हद तक रिड्यूस करता है, बट हेल्थ के लिए भी बहुत ही जो है वो नुकसानकारक होता है. इससे काफी सारे डिसीज होते हैं, लंग कैंसर्स एंड मेनी अदर कार्डियक डिसीज जो होता है, रेस्पिरेशनल डिसीज, वो स्मोक से हो सकता है. देयर इज अनदर थिंग, स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक. स्मोक जो होता है, मैंने कहा कि कंडेंसेशन वाटर ड्रॉपलेट का होता है अराउंड डस्ट पॉल्यूटेंट के पार्टिकल के अराउंड होता है. फोटोकेमिकल स्मोक में किसी वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंसेशन नहीं होता है. वो होता है एक केमिकल जो हमारे या पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर में रहते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से पार्टिकल जो है सस्पेंडेड हमारे एटमोस्फेयर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पार्टिकुलेट सस्पेंडेड मैटर एसपीएम भी कहते हैं, राइट. तो स्मोक इसीलिए कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही बनता है. लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनता है. सनी क्लाइमेट इसलिए चाहिए होता है कि ये जो केमिकल इंटरेक्शन इन केमिकल्स के बीच में या पॉल्यूटेंट्स के बीच में हो रहा है, उसके लिए यूवी रेज जरूरी है. यूवी रेज की प्रेजेंस में ये जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में इस तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसमें ओजोन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, एक्रोलीन, फॉर्माल्डिहाइड और पानी यानी पैरोक्सिटिल नाइट्रेट. इस तरह के पॉल्यूटेंट्स हमें फोटोकेमिकल स्मोक में पाए जाते हैं, राइट. स्मोक में सिर्फ इतना होता है कि स्मोक होता है प्लस फॉग होता है, स्मोक के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स होता है. प्रीलिम 2013 क्वेश्चन ऑन फोटोकेमिकल स्मोक. Photochemical smoke is resultant of reaction among NO2, O3, peroxyethyl nitrate in the presence of sunlight, carbon dioxide, oxygen and peroxyethyl nitrate in the presence of sunlight, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide at low temperature, high concentration of nitrogen oxide, ozone and carbon monoxide in the evening. सबसे पहले तो ये लो टेम्परेचर और इवनिंग को तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूवी रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लस यहाँ पे है ऑक्सीजन. यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन वॉजंट देयर. यहाँ पे जो कंस्टिट्यूट है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन, राइट, एक्रोलीन, फॉर्माल्डिहाइड एंड पान. तो इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पेरोक्सिडाइल नाइट्रेट यानी पैन, ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो हमने आज देखा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, उसमें आयनोस्फियर के बारे में देखा, एक्सोस्फियर देखा, राइट. देन वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर यानी कन्वेक्शन, किस तरह से एयर जो है राइज होती है, स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी कंडीशंस, एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी कि एयर जब भी ऊपर जाएगी तब उसका ठंडा जो जिस रेट से वो ठंडी होगी उसे एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं. टेम्परेचर इन्वर्जन और उसकी इम्प्लीकेशंस, फॉग